नमस्ते बच्चों, मैं शशिकांत आप लोगों से हिस्टोरिकल मेथड एंड रिसर्च इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग पेपर पढ़ते हैं उसके थर्ड यूनिट यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ आर्कियोलॉजी पे मैं आप लोगों से बातचीत करूँगा। पहली बात ये कि आर्कियोलॉजी का जो भाषाई संदर्भ है वो जब यदि आर्कियोलॉजी जो शब्द है उसको हम जब हिंदी में अनुवादित करते हैं तो एक बड़े पुरातत्व शास्त्री यानी कि गार्डन चाइल्ड की डिफिनेशन या परिभाषा मुझे ध्यान में आती है कि जो पुरातत्व होता है वो सुस्पष्ट भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का जो अध्ययन है वही पुरातत्व होता है। या यूं कह लीजिए कि पुरातत्व वही है जिसमें एक संकेत क्रम का अध्ययन है, जिसमें योजनाएं और परिस्थितियां उत्खनन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करते हैं। इसे अध्ययन की वह विधा कह सकते हैं जो पुराने काल की भूमि में गड़ी सामग्रियों को उजागर कर हमारे अतीत को मुखरित करती है। दूसरी बात ये कि जहाँ तक इसके भाषा विन्यास का संदर्भ है, इसके जो शाब्दिक विन्यास का संदर्भ है, तो आर्कियोलॉजी जो वर्ड है वो यानी कि पुरातत्व शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के आर्कियोलॉजी शब्द का हिंदी अनुवाद है। यह शब्द यूनानी भाषा के आर्कियोस और लोगास शब्द से मिलकर बना है। जहाँ तक पुरातत्व अध्ययन का संदर्भ है तो हम इन्हीं अपने पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर पाषाण काल से मानव जाति का जो विकास का प्रारंभिक दौर है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला प्री हिस्ट्री युग यानी कि पूर्व इतिहास काल। यह लैटिन शब्द प्री और हिस्ट्री को मिलाकर बना है। इसका तात्पर्य है कि लिखित इतिहास के पूर्व का काल। दूसरा प्रोटो हिस्ट्री युग यानी कि पूर्व और इतिहास काल के बीच का समय। यह जो शब्द है वो लैटिन शब्द प्रोटो और हिस्ट्री को मिलाकर बना है। नवपाषाण काल पूर्व इतिहास काल की अंतिम कड़ी से लेकर जहाँ तक प्रागैतिहासिक काल शुरू होता है वहाँ तक का जो क्रमिक इतिहास है वो प्रोटो हिस्ट्री में हम मानते हैं। उसके बाद जो तीसरा जो पार्ट है वो है अर्ली हिस्टोरिक एज यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में लिखना मानव ने लगभग सीख लिया था, परंतु जो साहित्य का विकास जो है वो न होने के कारण इनका कोई लिखित इतिहास नहीं मिल पाता है। यानी कि कहने का मतलब ये कि वो संकेत या अन्य तरीके से जो कुछ भी लिख रहे हैं लेकिन उनको अभी ठीक तरीके से पढ़ा नहीं जा सकता है। तो यही वो तीनों भाग हैं जिनके आधार पर हम जो है पुरातात्विक अवशेषों की जानकारी समझते हैं और जानने की चेष्टा करते हैं। एक बड़े पुरातत्व शास्त्री जिनको हम न्यू आर्कियोलॉजिकल डायमेंशन के हिसाब से उनको पढ़ना है वो है गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड के विषय में आप जान लीजिए कि ये एक ऑस्ट्रेलियाई पुरातत्वविद थे जो यूरोपीय प्रागैतिहासिक के अध्ययन में विशेषता रखते थे। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में बिताया और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और फिर इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी लंदन के लिए अकादमिक रूप से वो काम करते रहे। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में उन्होंने अध्यापन भी किया और अपने करियर के दौरान करीब 26-27 के आसपास उन्होंने बड़ी पुस्तकें लिखी। जहाँ तक उनके पुरातात्विक दृष्टिकोण और उनकी पुरातात्विक मान्यताओं का संदर्भ है तो आप ये जान लीजिए कि वो पहले एक ऐसे पुरातात्विक अन्वेषक थे जिन्होंने संस्कृति और मार्क्सवादी जो अवधारणा है उसको पुरातत्व के साथ जोड़ के काम करना शुरू किया और वो अपने शुरुआत के ही दिनों में संस्कृति और ऐतिहासिक पुरातत्व के प्रतिपादक बन के बाहर आए और उनका जो अप्रोच था वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के इर्द गिर्द कहीं न कहीं टिका हुआ था। सिडनी के एक मध्यम परिवार में पैदा हुए गार्डन चाइल्ड ने जो शास्त्रीय पुरातत्व का जो अध्ययन था वो इंग्लैंड के जाने से पहले सिडनी यूनिवर्सिटी में किया था और यहीं पे उन्होंने क्लासिकल आर्कियोलॉजी की भी पढ़ाई की थी। 1921 के दौरान वो लंदन जाने के बाद वो रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी इंस्टीट्यूट के लाइब्रेरियन भी बन गए और वहीं पे पूरे महाद्वीप के प्रागैतिहास के बारे में अपने शोध कार्य को करते हुए पूरे यूरोप की उन्होंने यात्रा की। ऐसा करते हुए वो एक पुरातात्विक संस्कृति की महाद्वीपीय यूरोपीय अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं और वो ये विचार देते हैं कि कलाकृतियों का एक आवर्ती संयोजन जो है
एक अलग सांस्कृतिक समूह को ब्रिटिश पुरातात्विक समुदाय के लिए सीमांकित करता है। तो इस बात के पीछे अब उनका जो संदर्भ था वो ये था कि वो किसी न किसी तरीके से वो ये बताना चाहते थे, या वो इस तरीके से इस बात को रखते थे कि जो पुरातत्व की जो मर्यादा है वो किसी न किसी से अवधारणा के साथ भी संदर्भित होती है। तो गार्डन चाइल्ड का जो परंपरागत जो पुरातात्विक दृष्टिकोण था उनके पहले के पुरातत्व शास्त्रियों का, वो बिल्कुल उससे वो अलग था। वो नगरीकरण और संस्कृतिकरण जैसी भी मान्यताओं को पुरातत्व के विन्यास या पुरातात्विक मान्यताओं के साथ वो जोड़ के देखते हैं। जहाँ तक पुरातत्व के साथ कार्टोग्राफिक टेक्निक का संदर्भ है, तो आप उसके लिए एक संदर्भ या एक अवधारणा ये समझ लीजिए कि कार्टोग्राफी जो टेक्निक है या कार्टोग्राफी जो एक तरीके से मैपिंग का जो तरीका है, वो वर्तमान समय में पुरातात्विक उत्खनन और पुरातात्विक अन्वेषण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से हमारे लिए उपयोगी है। जहाँ तक इसकी जो सामान्य अवधारणा है वो ये है कि मानचित्र जो विज्ञान है उसका जो संबंध है वो एक तरीके से मानचित्र और आरेख तैयार करने से है, जो भौगोलिक परिघटनाओं के विवरण को दर्शाता है। यह मानचित्र व आरेख निर्माण करने का एक प्रयोगात्मक अध्ययन ही जो है वो कार्टोग्राफी है। यहाँ पे हम मानचित्रों और प्रतीकाक्षरों की सहायता से संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। अब ये भी एक संदर्भ है कि बिना भूगोल के इतिहास नहीं होता है। तो इस दिशा में भी जब पुरातात्विक अध्ययन करते हैं तो हमारे लिए कार्टोग्राफी टेक्निक जो है बहुत हद तक उपयोगी होती है। जहाँ तक पारंपरिक रूप से मानचित्रों का निर्माण जो है वो कलम, स्याही और कागज़ की सहायता से होता था, परंतु जब से कंप्यूटर और अन्य जीपीएस जैसी, जीआईएस जैसी जो टेक्निक आई है उसके द्वारा मानचित्र विज्ञान में एक बिल्कुल अलग तरीके की नई समझ आई है। इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार और दक्षता के अनुसार तकनीकी पूर्ण बेहतर मानचित्र तैयार कर सकता है। स्थानिक आंकड़ों का मापन करना व अन्य प्रकाशित स्रोतों द्वारा हम मानचित्रों को तैयार करते हैं। इसी में हम जो है स्याही और कागज़ द्वारा मानचित्र बनाने की जो परंपरा थी उसको लगभग हमने कंप्यूटर के आने के बाद ख़त्म भी कर दिया है, और इसका स्थान जो है डिजिटल मानचित्र ले रहे हैं। हम बहुत आसानी से गूगल में जाके जो है वो मैपिंग का काम कर लेते हैं, या यूँ कह लीजिए कि हमारे पास गूगल अर्थ भी एक ऐसा टूल है जिसके आधार पर हम बहुत हद तक दुनिया के लगभग बड़े हिस्से का एक डिजिटाइज जो मैप है वो पा लेते हैं। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमको किसी भी तरीके से या किसी भी पुरातात्विक उत्खनन में सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं। कहने का मतलब है कि ये जो वर्तमान समय के मानचित्र हैं वो अब जो हैं अत्यधिक गत्यात्मक हैं और अत्यधिक क्रियात्मक हैं, तथा अकीय युक्ति से इसमें यानी कि कंप्यूटर वाली जो टेक्निक है उसका उपयोग करके तमाम तरीके के नए विवरण इसमें प्रयोग किए जाते हैं। आज अधिक व्यापारिक और गुणवत्ता वाले भी हम मानचित्र जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा तैयार करते हैं, और जिसके द्वारा हम भूगोल की जो सूचना तंत्र और सूचना की जो व्यवस्था है उसमें बेहतर तरीके से हम दुनिया के बहुत सारे जो आंकड़े हैं उनको रख के अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं या जान सकते हैं। कुल मिला के कहना इस संदर्भ में ये है कि जो मानचित्र बनाने की जो परंपरा है या जो मानचित्र को जो तैयार करने की जो टेक्निक है वो एक तरीके से अब जो है इतिहास के सम्मत या पुरातत्व के सम्मत एक विज्ञान की तरह काम कर रही है। एक मानचित्रकार को ये अवश्य रूप से समझना चाहिए कि वो कौन सा संकेत जो है वो उसके एरिया या उसके जो अपनी जो उसका जो अपना जो लोकेशन है उसके बारे में बेहतर तरीके की समझ दे रहा है। क्योंकि जब हम इसको कार्टोग्राफी का जो वर्तमान जो एकदम एक तरीके से कह लीजिए कि जो प्रभावशाली जो स्वरूप है उसको जब देखते हैं तो हमारे पास हमेशा से हर अलग अलग तरीके डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होता है जिसके सहायता से हम मानचित्र तैयार करते हैं। और ये एक ऐसी पद्धति भी है जिससे काम करके जो व्यक्ति है वो बराबर उत्साहित होता है और हमेशा जो है वो स्थानों को ढूंढने और उनको दैनिक जीवन में उनकी क्या उपयोगिता है उसके लिए उपयोगी भी समझता है। वर्तमान समय में भूगणित के साथ साथ आधुनिक गणित में पारंगत होकर लोगों ने कार्टोग्राफी के जो पुरानी मान्यताएं हैं उनको बदल के कंप्यूटर द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्टोग्राफी के नए टूल्स
तय कर लिए हैं या बना लिए हैं, जिनका उपयोग करके हम मानचित्र विज्ञान को विस्तार दे रहे हैं। अब सवाल इन सारी बातों के बाद ये बनता है कि ये किस तरीके से पुरातत्व के लिए उपयोगी हैं। तो इस संदर्भ में सीधा संदर्भ ये है कि यदि हमारे पास अपनी किसी समझ के द्वारा यदि कोई एक बेहतर तरीके की आर्कियोलॉजिकल साइट है और यदि उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यदि हमारे पास कोई बेहतर तरीके की कार्टोग्राफी का उपयोग करके बनाया हुआ डिजिटल मैप होगा, तो हम उसको बहुत बेहतर तरीके से उसको उत्खनन कर सकते हैं या उसको जान सकते हैं, या यूं कह लीजिए कि उत्खनन में हमको बहुत बेहतर तरीके से सहायता भी मिल सकती है कि हमारे द्वारा जो है वो उत्खनन का जो कार्य है वो बेहतर तरीके से हो सके और जो पुरातात्विक अवशेष जो हैं वो भी हमको बहुत ही उत्तम अवस्था में मिल सकें या ठीक तरीके से मिल सकें। जहाँ तक पुरा स्थलों की खोज का संदर्भ है या पुरा स्थलों के जो खोजने और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को पाने की जो प्रक्रिया है, इसके बारे में जानने से पहले हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि बिल्कुल उत्खनन भी एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम पुरावशेषों को प्राप्त करते हैं, और इसके लिए आवश्यक ये है कि हम पहले पुरा स्थल का ज्ञान कर लें। और पुरा स्थल का ज्ञान करते समय हमको दो तरीके की चीज़ें, दो पद्धतियाँ जो हैं वो हमारे मतलब समझ में या हमारे जहन में आती हैं। पहली पद्धति परंपरागत पद्धति और दूसरी पद्धति वैज्ञानिक पद्धति। ये दोनों वो प्रकार हैं जिनके द्वारा हम सर्वेक्षण करके हम बहुत सारे ऐसे अपने विवरण या उदाहरण प्राप्त करते हैं जिनके द्वारा हम जो है सर्वे करके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्राप्त करते हैं। इसमें पहली जो पद्धति है वो परंपरागत पद्धति है। उसके विषय में ये कहना है कि इसको हम कई पार्टों में बांट के देख सकते हैं। पहला ये कि कोई सामग्री यदि हमको सहसा प्राप्त हो जाती है, दूसरा ये कि किसी आधार बस हमको कोई सामग्री मिलती है, या तीसरा ये कि कोई स्थानीय विवरण या किसी तरीके से हमको कोई विवरण के आधार पे कोई सामग्री का हमको अध्ययन हमारे द्वारा किया जाता है। और चौथा और एक आखिरी, हमको साहित्यिक विवरण के आधार पे भी हम बहुत सारी परंपराओं और उनके माध्यम से जो है हम विवरण लेके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की जो है वो हम उनको हम खोज पाते हैं या उनको हम जान पाते हैं। दूसरी एक वैज्ञानिक पद्धति है और ये सर्वे करने की सबसे बेहतर पद्धति है। इसमें छायांकन यानी कि जो हवाई छायांकन होता है, दूसरा लौह सलाका डाल के अध्ययन करना, ध्वनि द्वारा पता करना, मेटल डिटेक्टर द्वारा पता करना, विद्युत प्रतिरोधक मापक द्वारा पता करना, और छठवां मैग्नोमीटर के द्वारा प्राप्त करना होता है। और एक अंतिम और आखिरी पद्धति होती है मृदा विश्लेषण के द्वारा प्राप्त करना। तो ये वो सारी पद्धतियां हैं जिनके द्वारा हम, और सागर तली सर्वेक्षण के द्वारा पता करना कि कोई पुरातत्व कहाँ पे उपस्थित है। तो ये वो सारी पद्धतियां हैं जिनके द्वारा हम किसी भी पुरातात्विक अन्वेषण की तरफ इंगित होते हैं या बढ़ते हैं। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है उत्खनन की पद्धति या उत्खनन की विधियां। इतिहास में या इतिहास को जानते वक्त उत्खनन का जो कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उत्खनन के ही द्वारा जो है हमको प्राथमिक स्रोतों के बारे में विशेष प्रकार से जानकारी मिलती है। कहने का मतलब ये है कि इतिहास के अध्ययन के लिए अनेक स्रोतों में उत्खनन का जो स्थान है वो विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यही वो तरीका है जब हम मूक सामग्रियों को बोलने के लिए और उनकी बनावट को तथ्यों के सामने रख के नई व्याख्या ला सकते हैं। उत्खनन की विधियों पर जब हम बात करेंगे तो इसमें जो परंपरागत विधि है यानी कि जो पुरातन विधि है, उसमें हम अपने प्रारंभिक ज्ञान के अभाव में हम बिना किसी जानकारी के शुरुआत के दिनों में उत्खनन किया जाता था। जैसा कि फ्रांसीस पुरातात्विक जो थे प्रारंभ के दिनों में दूर दूर क्षेत्रों पर गड्ढे खोदा करते थे, और कहीं कहीं पर यदि उनको कुछ दिखाई पड़ता था तो उसके आधार पे वो अनुमान के आधार पे खोदते थे। हालांकि आजकल इस तरीके की पद्धति का कोई बहुत उपयोग नहीं है। ये एक बिल्कुल से हीट एंड ट्रायल मेथड जैसी पद्धति है जिसका कोई बहुत बेहतर उपयोग नहीं होने के कारण वर्तमान समय में बहुत सारी ऐसी आधुनिक पद्धतियां आ गई हैं जिनके उपयोग से बेहतर तरीके से नई तरीके की आधुनिक पद्धतियां समाज में प्रचलित हैं, जिनके द्वारा जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बेहतर तरीके से निकाले जा रहे हैं। जहां तक आधुनिक पद्धतियों में को देखते हैं तो इन पद्धतियों को दो भागों में बांटते हैं। पहला लंबवत उत्खनन यानी कि वर्टिकल एक्सकवेशन, और दूसरा क्षैतिज उत्खनन यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन।
लंबवत उत्खनन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्रकार की खुदाई लंबाई में की जाती है। इसमें निर्धारित क्षेत्र की खुदाई करके तब तक वहां खोदते हैं जहां तक वहां पे जो खाता जो है अप्रयुक्त भूमि पर न पहुंच पाए। यानी कहने का मतलब ये कि जो हमने तय किया था वहां तक हम जब तक नहीं पहुंच पाते हैं तब तक उस स्थान की खुदाई करते हैं। अप्रयुक्त भूमि से अभिप्राय उस भूमि से है जहां नीचे सभ्यता के चिन्ह मिलने बंद हो जाएं। यह खुदाई ऊपर से नीचे की ओर की जाती है। इसे ऊर्ध्वाधर या खड़े बल अथवा लंबवत उत्खनन कहते हैं। विशेष रूप से किसी भी स्थान पर सभ्यता के क्रम को जानने के लिए लंबवत उत्खनन ही किया जाता है। इससे पता चलता है कि वहां पे जो सभ्यता थी वो किस क्रम में थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण संदर्भ है वो क्षैतिज उत्खनन का है। क्षैतिज, इसमें जैसा कि सबसे ही स्पष्ट है कि उत्खनन हेतु ऐसे स्थान को चुना जाता है जहां पे उसके विस्तृत भाग में खुदाई की जाती है। क्षैतिज का अर्थ है पूरा विस्तार और पूरा फैलाव, यानी कि चौड़ाई के को तय करके इस विधि में खुदाई की जाती है। यानी कहने का मतलब ये कि सिर्फ क्षैतिज ही नहीं बल्कि ये पूरी तरीके से एक उत्खनन की एक ऐसी पद्धति है जिसको संपूर्णता के साथ, यानी कि इस किसी भी सभ्यता और किसी भी पुरातात्विक स्थल का पूरा विन्यास कैसा है वो क्षैतिज उत्खनन के ही माध्यम से देखने को हमको मिलता है। अधिकृत रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये क्षैतिज उत्खनन की ही परंपरा जो है वो सभ्यता के विभिन्न पहलुओं के विस्तार को देखने का प्रयास करती है। इस विधि में किसी भी स्थान के सांस्कृतिक स्थिति और उसकी पूर्णता का ज्ञान होता है तथा संबंधित सभ्यता के अप्रत्यक्ष अवशेष भी प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वो जो स्थान है वो किसी सभ्यता के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण या कितना उपयोगी है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ आता है वो है काल निर्धारण। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जब हमारे पास खुदाई हो जाती है तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कोई भी पुरातात्विक संदर्भ या कोई भी पुरातात्विक तरीके का जो विवरण हमारे पास है वो कितना पुराना है। तो ये कैसे हम तय करेंगे, या किसी भी स्थान पर जब हम उत्खनन करते हैं तो वहाँ से प्राप्त सामग्रियों की प्राप्ति के आधार पर हमें ये देखना पड़ता है कि यह सभ्यता कब की है। बिना इसके जाने हम इस सभ्यता, यहाँ की प्राप्त सामग्री और दूसरी अन्य प्राप्त सामग्रियों की तुलना नहीं कर सकते हैं। और जब तक हम तुलना नहीं कर सकते हैं तब तक हम पुरातात्विक अवशेषों के विकास के क्रम को भी बेहतर तरीके से नहीं बता सकते हैं। इनको भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला, काल निर्धारण की सापेक्ष विधि। इसमें क्या करते हैं, पहली जो विधि होती है वो स्तरीकरण, यानी कि जो विधि होती है उसमें पृथ्वी के अंदर परतों के निश्चित अनुक्रम के जो स्तर होते हैं जिसमें मिट्टी, बालू, कंकड़ और जल और वायु के सहयोग से पृथ्वी के अंदर अलग अलग तरीके की परतें बनती हैं और इन्हीं परतों को अलग अलग तरीके से हम देख के और समझ के इनकी जो रंगत है उनके बहाने हम स्तर को जान पाते हैं और इसी को स्तरीकरण भी कहते हैं। और इन्हीं के बहाने हम ये जान पाते हैं कि कोई सभ्यता जो है वो किस तरीके के स्तर पे बसी हुई है या वो कितनी पुरानी है। दूसरी जो विधि है वो टोपोलॉजिकल मेथड, यानी कि प्रारूपकी विधि जिसको कहते हैं। प्राय यह देखा जाता है कि किसी भी तकनीकी का चलन हर समय बदलता रहता है। कभी किसी तकनीकी का प्रयोग होता है तो कभी किसी तकनीकी का प्रयोग होता है। दूसरे शब्दों में किसी काल विशेष समूह में विशेष समय में एक प्रकार की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की तकनीकी की बनी वस्तुएं एक ही काल की होती हैं। कहने का मतलब कि जो कॉमन तरीके की चीज़ें होती हैं या जो समानता होती है उसके आधार पर भी हम बहुत हद तक, कम से कम मृत भांडों के संदर्भ में तो हम इस तरीके से इनका बंटवारा करके जान ही पाते हैं कि, या उनकी जो प्रकृति के आधार पर हम ये जान पाते हैं कि कोई भी जो उत्खनन हुआ है या कोई भी जो पुरातात्विक अवशेष है वो किस प्रकार से अलग है या वो उसकी जो डेट है वो किस तरीके की है। वर्तमान समय में वैज्ञानिक परीक्षण द्वारा भी बहुत सारी निरपेक्ष के तिथि निर्धारण विधियां शुरू हुई हैं। ये ज़्यादा वैज्ञानिक हैं और वर्तमान समय में इनका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जिनको हम निरपेक्ष तिथि निर्धारण विधियां कहते हैं। इसमें पहली विधि वृक्ष वलय विश्लेषण विधि है, जिसके भीतर हम ये देखते हैं कि वृक्षों को जैसे बीज से काटा जाता है तो उनके कटे हुए भाग पर वलय या गोल गोल के जो छल्लों की तरह बने हुए चिन्ह दिखाई देते हैं। इन्हीं गोल चिन्हों को वृक्ष वलय भी कहते हैं। ये वलय लकड़ी के एक केंद्र के चारों ओर बने हुए होते हैं। ये वृक्ष वार्षिक विकास के द्योतक माने जाते हैं। प्रतिवर्ष 2 वलय वृक्षों में बन जाते हैं। वृक्ष की आयु विशिष्ट वर्ष के जलवायु के अनुसार बदलती रहती है। अनावृष्टि के वर्षों में अतिवृष्टि की अपेक्षाकृत वृद्धि कम होती है। डिएलॉक्स कैलिफोर्निया में दीर्घायु वृक्षों
के वलयों के आधार पर चित्र लेने में समर्थ हुए थे और उन्होंने इसके आधार पर बहुत सारी व्याख्याएं की थी। परंतु एक अन्य पुरातत्व शास्त्री इस विधि को बहुत उपयोगी नहीं मानते हैं। यानी कि इस संदर्भ में मार्टिन व्हीलर ने कहा है कि चूंकि वैयक्तिक वलयों को परिवर्तनशील चिन्ह या समूह में उनका एकत्रित होना उसी क्षेत्र में लंबी आयु के रूप में आयु वाले वृक्षों से कटी हुई लकड़ियों द्वारा प्राचीन समय के उदाहरण के रूप में अंकित किए जा सकते हैं। इसका उपयोग हालांकि हो भी रहा है और अमेरिकी प्रागैतिहासिक अध्ययन के लिए सबसे अधिक इसका उपयोग किया गया है, लेकिन कठिनाई यह है कि सभी वृक्षों के वलयों में समान समायीकरण नहीं मिलता है। इसलिए ये दिक्कत होती है कि हम ऐसी व्याख्या करने में थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत होती है। दूसरी एक जो पद्धति होती है अनुवर्तनीय विश्लेषण, यानी कि मेथड ऑफ वर्ब एनालिसिस। इसमें होता यह है कि हम बालू या किसी अन्य प्रकार के जो जमाव होते हैं उनको हम देखते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये जो मिट्टी का जो जमाव होता है उसमें हम यह देखते हैं कि जोड़े में यदि एक परत किसी एक विशेष तरीके के पदार्थ की बनती है या दूसरी चिकनी मिट्टी या बालू, या एक परत यदि चूने पत्थर की होती है, दूसरा चर्ट के धूल की होती है, प्राकृतिक परिवर्तन के कारण यह क्रिया प्रतिवर्ष होती है। जमावों के ऐसे संचयन को भी हम वैज्ञानिक रूप से समझ के और जो है हम विश्लेषित करके ये पता कर पाते हैं कि ये पुरातत्व के जो अवशेष हैं वो कितने पुराने हैं। तीसरी एक महत्वपूर्ण विधि है पोटेशियम ऑर्गन मेथड। जिन वस्तुओं की काल गणना कार्बन 14 पद्धति के द्वारा नहीं की जा सकती है उनकी जो है वो काल गणना जो है वो हम पोटेशियम आर्गन की विधि के द्वारा करती हैं। ये एक तरीके से बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति है जिसका जो है बहुत महत्वपूर्ण पुरातात्विक अन्वेषण को जानने के लिए किया जाता है। चौथी और एक आखिरी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लोक प्रचलित पद्धति है वो कार्बन 14 पद्धति है, यानी कि कार्बन डेटिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि ये काल गणना की सबसे आधुनिकतम प्रणाली है। इस सिद्धांत के पीछे का सिद्धांत यह है कि सौर विकिरण यानी कि रेडियोधर्मी कार्बन 14 उत्पन्न करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं वो कार्बन 14 उत्पन्न करता है। वायुमंडल में स्थित सामान्य कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, परंतु अंतरिक्ष की किरणें वायुमंडल में व्याप्त नाइट्रोजन परमाणु से मिलकर नाभिक में कुछ परिवर्तन करती हैं। इससे नए परमाणु अस्तित्व में आ जाते हैं जिसमें 6 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। रेडियोधर्मी कार्बन की परमाणु संख्या लगभग 6 के बराबर होती है और इनका परमाणु भार भी जो होता है वो 14 के आसपास होता है। अतः जिन तत्वों में परमाणु संख्या 1 होने पर भी यदि उनके भार में भिन्नता होगी तो वो एक दूसरे के समस्थानिक होंगे। कहने का मतलब ये है कि रेडियो कार्बन पद्धति जो है वो सबसे वैज्ञानिक पद्धति होने के साथ साथ ही समस्थानिक पद्धति भी है, जिसके द्वारा हम वातावरण में कार्बन के द्वारा भी या कार्बन की उपस्थिति के द्वारा हम ये तय कर पाते हैं कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है। सभी कार्बनिक पदार्थ वातावरण में उपस्थित कार्बन को अपने में खींचते हैं, अतः सभी कार्बनिक पदार्थों में कार्बन 12 और कार्बन 14 एक निश्चित मात्रा में जमा होते हैं। जब तक ये पदार्थ जीवित रहते हैं तब तक ये क्रिया चलती रहती है और साथ ही इसमें विघटन की भी प्रक्रिया होती है। ये सारी क्रियाएं जो है वायु द्वारा होती हैं, किंतु जिस दर से विघटन होता है उसी दर से इस अवस्था में क्षतिपूर्ति भी होती है। पर जैसे ही ये कार्बनिक पदार्थ निर्जीव हो जाते हैं इनमें कार्बन जमाव की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है और बदले में जितना कार्बन जमा रहता है उसका विघटन शुरू हो जाता है। यह क्रिया तब तक चलती है जब तक जमा हुआ कार्बन 14 पदार्थ में बना रहता है। कहने का मतलब ये एक ऐसी परंपरा है या एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा हम बहुत बेहतर तरीके से पुरातात्विक अन्वेषण से प्राप्त तत्वों को हम ठीक तरीके से जान पाते हैं। और एक अन्य संदर्भ यह तय होता है कि इनके बावजूद भी पुरातात्विक अन्वेषण में जो सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ ये आता है कि हमारे लिए जो हमारे पुरातात्विक अवशेष हैं उनको लेके बहुत बार ऐसा होता है कि उनके काल निर्धारण की कोई ठीक तरीके की समझ हमारे पास नहीं हो पाती है। ऐसी अवस्था में हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है कि ऐतिहासिक व्याख्या को बेहतर तरीके से जानने के लिए हम पुरातत्व शास्त्री की मदद लें और तमाम जो नई प्रचलित वैज्ञानिक पद्धतियां हैं जिनके सहारे जो है हमारी अपनी जो पूर्व योजना है उसके तहत अपनी व्याख्या
निर्मित करने के लिए उनके अलग अलग आयामों पर विश्लेषित विवरण डालने के लिए उनसे मदद लें। धन्यवाद।